Bismillahirrahmanirrahim. The topic that we are going to study today is neuromuscular disorders में से Duchenne muscular dystrophy, and we'll start with the scenario. Straight from the scenario, a 4-year-old boy, not an infant, not a neonate, young 4 to 5-year-old boy present करता है difficulty in walking. He used to roll up, then he used to sit, and पहले बैठना उठना ठीक था उसका. Normal ages, and first walked at 12 months. For the last several months, mother noticed an increased inward curvature of the lower spine, and he walks with difficulty. He has a waddling gait और बहुत clumsy हो चुका है. He falls excessively. Normal mental development है, but there is pseudo hypertrophy, जैसे enlargement of the calves. ये तो हमें पता है pseudo hypertrophy. Mother tells there is enlargement of the calves with positive Grover sign. Grover sign क्या, वो हम लोग अभी पढ़ते हैं. Along with serum creatinase kinase level is 9,000, so much. It's a lot raised. The diagnosis is confirmed on muscle biopsy. यहाँ से हमें पता लगा कि डायग्नोस्टिक का जो कंफर्मेटरी टेस्ट है वो मसल बायोप्सी है. इसी तरह एक और सिनेरियो पास पेपर्स में आया हुआ है कि a 5-year-old boy presented with progressive difficulty in climbing upstairs. उसे ऊपर नहीं चढ़ा जा रहा, बैठ के उठा नहीं जाता. टेस्ट में हम कहते हैं ना, गोवर साइन पढ़ेंगे तो बताते हैं. स्टैंडिंग फ्रॉम सिटिंग पोजीशन फॉर द लास्ट 1 year. हिज मटर्नल अंकल आल्सो हैड द सिमिलर कंडीशन. मतलब हेरिडिटरी है. इसकी ऑटोसोमल रिसेसिव एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस होती है, तो मटर्नल फादर को भी थी. एट द एज ऑफ 5 years ओल्ड, आई टोल्ड यू 4 to 5 years के एज में आ रहे हैं, प्रेजेंट करते हैं चिल्ड्रन. लोअर लिम्ब एग्जामिनेशन मसल टोन एंड पावर आर डिक्रीज एंड डिमिनिश्ड डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस. What's the diagnosis? We all know Duchenne muscular dystrophy. It's an X-linked recessive inheritance में आती है, और बेसिकली इसमें डिस्ट्रोफिन प्रोटीन जो है वो एब्सेंट होती है. बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज़ वन ऑफ द टाइप कह लें या काइंड कह लें. फंडामेंटली सिमिलर डिजीज़, इसमें भी डिस्ट्रॉफिन का मसला होता है, लेकिन डिस्ट्रॉफिन इस तरह एब्सेंट नहीं होती. इट्स अ माइल्डर फॉर्म. बाकी क्लिनिकल फीचर्स सिम्टम्स हैं, और इसमें यह है कि सबसे पहले जैसे हम कहते हैं कि उठा नहीं जा रहा, जिसकी वजह से वो ज़्यादा प्रेशर जोर लगाता है अपने काफ मसल्स पे, और वहाँ पे फैट डिपोजिशन हो जाती है. सूडो हाइपरट्रॉफी ऑफ द काव्स, तो मसल्स वैसे हाइपरट्रॉफी नहीं करते. दिस सूडो हाइपरट्रॉफी, देयर इज मसल वीकनेस. काव्स के बाद द सेकंड मोस्ट कॉमन साइड ऑफ मस्कुलर हाइपरट्रॉफी इज टंग, लेकिन टंग में फैसिकुलेशंस नहीं दिखते, ठीक. एंड द थर्ड वन इज मसल्स ऑफ द फोर आर्म. रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट भी होती है. इट इज एक्सप्रेस्ड बाय वीक एंड इनइफेक्टिव कफ. गैग रिफ्लेक्स में भी डिस्टर्ब. कॉज ऑफ डेथ क्या है? Duchenne muscular dystrophy occurs in about 17 to 20 years of age, and the main cause of death are respiratory failure, intracerebral heart failure, pneumonia, and aspiration and airway obstruction. Aspiration and airway obstruction क्यों? Because respiratory muscles भी involved हो जाते हैं at the end. रेस्पिरेटरी फेलियर एक और कंडीशन में आएगी, जीबीएस में भी आएगी. जीबीएस में भी सेकंड कॉज ऑफ डेथ है रेस्पिरेटरी फेलियर. तो मसल जहाँ भी सारे इन्वॉल्व होते हैं, रेस्पिरेटरी मसल्स बहुत ज़्यादा खतरे में होते हैं. अब गोवर साइन में क्या होता है, हम बच्चे को कहते हैं इस तरह बैठे कि दुम जो है, मतलब अपनी बैक जो है बिल्कुल ज़मीन को लगे, चौंकड़ी मार के उसे कहते हैं कि बैठे, और फिर उसे कहते हैं कि उठे. ये नॉर्मल जीपी एग्जामिनेशन में भी इन पीडियाट्रिक्स हम कहते हैं कि पहले उसे बिठाना है, पहले उसे चलाना है, फिर उसे बिठाना है, बिठा के कहना उठे, फिर देखना कैसे उठता है. पहले वो अपने घुटनों को पकड़ेगा, ज़मीन को पकड़ के स्टेबल होकर ऐसे यू पोजीशन बनाएगा, फिर अपने घुटनों का बल खड़े होने की कोशिश करेगा. इस सारे पोस्चर में देखिए सबसे ज़्यादा जो पार्ट चाहिए ना, वो काफ्स की चाहिए. तो इस वजह से तेरी सूडो हाइपरट्रॉफी, और फिर बच्चा जो होता है तब जाके वो खड़ा स्टेबल हो जाता है, खड़ा हो जाता है. हाउ वुड यू डायग्नोस? एज ए टोल्ड यू, यहाँ ही कुछ सिनेरियो में डायग्नोस्टिक पॉइंट थे. सीरम प्लाज्मा, हाई प्लाज्मा केराटिनिन काइनेज. नॉर्मली इट्स लाइक 150 तक होता है, नॉर्मली लेस देन 160, बट ये 9,000 था इस सिनेरियो में. मोर देन 15,000 35,000 आपको मिलेगा. अदर स्पेसिफिक टेस्ट आप क्या कर सकते हैं? मसल के और जो एंजाइम्स होते हैं, अल्डोलेज, एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफेरेज, दे आर आल्सो इंक्रीज. इलेक्ट्रोमायोग्राफी आप करवाएंगे. इट्स नॉट स्पेसिफिक, बट ऑब्वियसली फीचर्स तो आएंगे क्योंकि मसल डिस्टर्ब्ड है. नर्व कंडक्शन टेस्ट, मोटर एंड सेंसिटिव वुड बी नॉर्मल. पीसीआर आप कराते हैं फॉर द डिस्ट्रॉफिन जीन, एंड यू फाइंड इट कि प्राइमरी टेस्ट है फॉर डायग्नोज, एंड यू फाइंड इट कि वो जीन की अच्छी खासी म्यूटेशन हुई है. मसल बायोप्सी, दैट इज डायग्नोस्टिक, एंड यू फाइंड द एब्सेंट डिस्ट्रॉफिन. कार्डियक असेसमेंट भी करवाएंगे, बिकॉज वाई, डायग्नोसिस हो गया तो फिर आप तब करवा सकते हैं जब कॉम्प्लिकेशन आ रही हैं इन द हार्ट का. इको, ईसीजी, रेडियोग्राफी ऑफ द चेस्ट. हाउ वुड यू मैनेज द चाइल्ड? अच्छा, मैनेजमेंट ऑफ द चाइल्ड ये है कि इसका कोई डेफिनेटिव क्योरेटिव ट्रीटमेंट नहीं है. इसका जो है ज़्यादातर क्या है, फिजियोथेरेपी या फिर बेड रेस्ट, इस तरह के जनरल मैनेजमेंट एंड सपोर्टिव ट्रीटमेंट है. मेन ट्रीटमेंट इज टू ट्रीट द कॉम्प्लिकेशन, इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ. फिजियोथेरेपी करवाएं, यू हैव टू गिव स्टीरॉइड्स फॉर सम ट्रांसजेंडर प्रेडनिसोलोन 2 mg per kilogram per day या 0.5 mg per kilogram per day.
फॉर 10 days। स्टीरॉइड्स का एक फॉर्मूला होता है 1 मिलीग्राम पर किलोग्राम पर डे, तो उस लिहाज से देते हैं। अगर कार्डिक डिकम्पनसेशन हो रही है तो गिव डाइजॉक्सिन, कार्डिक एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। पल्मोनरी इन्फेक्शन हो रही है तो उसको प्रॉम्प्टली ट्रीट करना है। यहाँ कंटैक्ट विद चिल्ड्रन जो उनके रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन उनके साथ खेलने ना दें। दे मस्ट बी अवॉइड इम्यूनाइजेशन, प्रॉपर एक्वायर्ड न्यूट्रिशन शुड बी एडिक्वेट। कैल्शियम देता है कि ऑस्टियोपोरोसिस ना, और डाइट को बैलेंस रखें। वाई? बिकॉज द किड हैज़ टू प्रिवेंट हिमसेल्फ फ्रॉम बीइंग ओबीज। वेट लॉस नहीं कर सकता, वाई? बिकॉज वो चल फिर नहीं सकता। हर डाइट प्लान में जो होता है 45 मिनट्स की वॉक इज़ एन मस्ट, तो इससे बचाना है। नेक्स्ट थिंग वी हैव इज़ फ्लॉपी इन्फेंट सिंड्रोम। इस चैप्टर में दूसरी चीज़ फ्लॉपी इन्फेंट सिंड्रोम इंपॉर्टेंट है। फ्लॉपी इन्फेंट सिंड्रोम बेसिकली होता है कि बेबी की सिनेरियो से वेरी पुअर टोन, लिम्स डू नॉट मूव स्पॉन्टेनियसली, देयर इज़ डिक्रीज्ड मूवमेंट, देयर इज़ फ्लॉपीनेस। जो नॉर्मल बच्चे को इस तरह की पोजीशन आती है, इस तरह की पोजीशन नहीं आती अगर किसी फ्लॉपी बेबी को पकड़ें। प्रॉपर कर्व्ड अपसाइड डाउन यू बनाता है। इन्फेंट सिंड्रोम कैन बी पैरालिटिक। पैरालिटिक के कॉजेज ये हैं स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर्स, एंटीरियर हॉर्न सेल, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, पोलियोमाइलाइटिस, न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, कंजाइटल मायोपैथी, एंड इट कैन बी नॉन पैरालिटिक। नॉन पैरालिटिक में disorders of the CNS, birth asphyxia, hypotonic, CP, cerebral palsy, Ehlers-Danlos syndrome, Prader-Willi syndrome, metabolic endocrine disorders, botulinum toxin की वजह से जो होता है, हनी में जो botulinum toxin होता है उससे भी फ्लॉपी इन्फेंट सिंड्रोम हो सकता है। और इसकी भी डायग्नोस्टिक्स वैसे ही हैं, सब वही टेस्ट करवाएंगे, थायराइड, कैल्शियम, मसल के CT, MRI, मसल बायोप्सी, EMG। And this is one of the causes, the paralytic causes of the floppy infant is spinal muscular atrophy, and you get to know that the kid same has poor feeding, hypotonia, fasciculation of the tongue, dyslexia। और क्योंकि electromyography पे पता लगा कि there is anterior horn cell loss। Next topic we are going to study is also very important. I hope so we get to that. Yes, it's GBS, Guillain-Barré syndrome। And now read the scenario carefully. There is a 10-year-old boy presented with weakness in the lower extremities. 2 weeks later, 2 weeks after the upper mild respiratory tract infection, या तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के बाद 2 हफ्ते बाद वो आएगा, या फिर एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस के एपिसोड के बाद वो आएगा। कोई भी ऐसा बच्चा प्रेजेंट करता है तो दैट इज़ मेडिसिन में करे या कोई आदमी प्रेजेंट करे, मेडिसिन में या पीड्स में कोई बच्चा प्रेजेंट करे, दैट इज़ द डेफिनेट केस ऑफ GBS। वीकनेस प्रोग्रेसेस टू इंक्लूड द ट्रंक। असेंडिंग पैरालिसिस होती है, पहले लोअर लिम्ब को इन्वॉल्व करता है, फिर ऊपर ट्रंक, और फिर अपर लिम्ब की तरफ जाता है। ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन देयर डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस। एक बात याद रखें, GBS में देयर विल ऑलवेज डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस विल बी एब्सेंट। पार्किंसंस में कितना ट्रेमर कितना कुछ होता है लेकिन उसमें प्रेजेंट होंगे, वो नॉर्मल होंगे। GBS में एक तो 2 हफ्ते बाद अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस के 2 हफ्ते बाद ही इन्फेक्शन होगी, इस तरह का मसला होगा, पैरालिसिस हो रहे हैं और एब्सेंट टेंडन रिफ्लेक्सेस होंगे। CSF शुरू में तो नॉर्मल होगी बट लेटर ऑन प्रोटीन उसमें एलिवेटेड होगा, और मार्क स्लोइंग ऑफ द नर्व कंडक्शन वेलोसिटी, F वेव एंड पे जाके जो होगी ये वो डिलेड आ जाती है, उसमें डिले हो जाता है। मेजर फीचर्स ऑफ GBS, वीकनेस एंड रिफ्लेक्सिया पढ़ लिया, वो तो हमने पढ़ा है। यहाँ से देखें पास पेपर्स में जो सिनेरियोज आए हैं उसके मैं कुछ पॉइंट्स बताती हूँ। द चाइल्ड इज़ अनएबल टू सिट फॉर लास्ट 1 day एंड 1 week ago से एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस की एपिसोड हुई थी। वीकनेस ऑफ बोथ लोअर लिम्स और वर्सन शी कांट वॉक, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस आर नॉट एलिसिटेबल। और 3 days बैक, अच्छा यहाँ उन्होंने ये नहीं लिखा हुआ कि कोई इन्फेक्शन वगैरह हुई थी, ये लिखा हुआ लोअर लिम्स में इन्फेक्शन थी, स्टार्टेड सडनली 3 days बैक, और 12 साल के बच्चे 3 days बैक, नाउ शी इज़ वर्सन कांट वॉक, और डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस आर एब्सेंट। इसमें नॉट मूविंग हिज लोअर लिम्स, फिब्राइल इलनेस ऑफ 3 days ड्यूरेशन। एक फिब्राइल इलनेस हुई है 3 days ड्यूरेशन की, उसके बाद लोअर लिम्स के काम करना छोड़ गए। पुअर ब्रोकन फैमिली, अनवैक्सीनेटेड, मार्क्ड हाइपोटोनिया, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस एब्सेंट। नाउ देयर कैन बी डिफरेंशियल डायग्नोसिस के इसमें पोलियो विचोलिज्म हो, लेकिन GBS इज़ वन ऑफ द हाई टॉप रैंकिंग डिफरेंशियल डायग्नोसिस। मिलर फिशर कह नहीं सकते क्योंकि ऑप्थेल्मोप्लेजिया को कुछ लिखा नहीं हुआ, और लोअर मोटर न्यूरॉन लियन हो सकता था, लेड पॉइजनिंग हो सकती है, बट लेड का भी कोई हिंट नहीं दिया हुआ कि उसकी कोई वो फैक्ट्री में काम करते उसके फादर या उसका घर किसी फैक्ट्री के करीब है, इस तरह कुछ नहीं गिवन। नाउ वी हेड टूवर्ड्स स्टेजेस। वीक स्टेजेस में कोई ख़ास चीज़ नहीं, प्रोग्रेसिव फेजेस ऑफ सेवरल वीक्स। अच्छा, प्रोग्रेसिवली क्या होगा, 6 हफ्ते तक पहले प्रोग्रेशन होगी डिजीज़ की, वो डिट्योरेट करेगा। फिर प्लेटो फेज़ है जिसमें इतने ही हफ्ते वो ऐसे इसकी एक्टिविटी सस्टेन रहेगी, और फिर वीक्स टू मंथ्स में जाके रिकवर करेगा।
एक और चीज़ ये कि GBS में क्रेनियल नर्व्स इन्वॉल्व हो जाती हैं, जब हो जाती हैं तो प्रोग्नोसिस पुअर हो सकता है। मोस्टली फेशियल नर्व मोस्ट कॉमन, फेशियल पाल्सी इज़ मोस्ट कॉमन। मिलर फिशर सिंड्रोम जिसकी हम बात करें, इट्स अ वेरिएंट ऑफ GBS। देयर इज acute onset of ophthalmoplegia, ataxia, hyporeflexia with elevated CSF protein level and subsequent recovery। इसमें रिकवर कर जाता है बच्चा, लेकिन देयर आर सिम्टम्स ऑफ ophthalmoplegia and ataxia which are not in GBS। जैसे यहाँ उसके वेरिएंट का एक सिनेरियो भी लिखा हुआ है कि कंप्लेन ऑफ सीइंग डबल एंड इनएबिलिटी टू स्टैंड स्टडी, देयर इज राइट साइडेड फेशियल वीकनेस, hyporeflexia, ataxia and weakness in the both legs, reflexes are diminished। It's one of the diagnoses। How would you investigate a case of GBS? सबसे पहले तो ये है कि आपने उसकी करने वाली है क्लिनिकल फीचर्स तो आपने देख लेने, और हिस्ट्री एक्यूट वीकनेस है और उसके 2 हफ्ते पहले या 3 दिन पहले या 2 दिन पहले या कुछ दिन पहले एक्यूट रेस्पिरेटरी या एक्यूट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की एपिसोड हुई भी होगी। अपने इलेक्ट्रो डायग्नोस्टिक स्टडीज़ करानी है, उसमें क्या है कि अभी देखिए कंपाउंड मसल एक्शन पोटेंशियल डिक्रीज आएगा, रिडक्शन हुई होगी। क्यों? बिकॉज ऑफ द डिस्टल डाइमाइलिनेशन फ्रॉम द लॉस ऑफ एक्सॉन। इसलिए नर्व कंडक्शन वेलोसिटी स्लो हो चुकी हुई है। इलेक्ट्रोमायोग्राफी पे रिडक्शन मिलेगी आपको। फिर अदर एलिमेंट इन्वेस्टिगेशन, मोटर कंडक्शन नर्व वेलोसिटीज आर ग्रेटली रिड्यूस, सेंसरी मे बी स्लो, इतनी ज़्यादा रिड्यूस ना हुई हो लेकिन मोटर तो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हुई होगी। EMG शोज एविडेंस ऑफ एक्यूट इनर्वेशन ऑफ द मसल, सीरम केराटिनिन कैनेज वुड बी एलिवेटेड। क्यों? क्योंकि मसल की जो भी मसल को इन्वॉल्व करिए सीरम केराटिनिन कैनेज ने एलिवेट होना ही था। वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये इसमें एंटी गैंग्लियोसाइड एंटीबॉडीज दे विल बी समटाइम्स एलिवेटेड। CSF का पता नहीं मैंने डिस्कस किया है, नहीं डिस्कस किया। CSF फाइंडिंग दिस वन, CSF फाइंडिंग में पहले हफ्ते तक कोई चीज़ नहीं मिलेगी, फर्स्ट वीक तक तो नॉर्मल रहेगा। फर्स्ट वीक के बाद आपको एलिवेटेड प्रोटीन मिलेगी, ट्वाइस द अपर लिमिट ऑफ द नॉर्मल। मतलब एक पेशेंट प्रेजेंट करता है 2 हफ्ते पहले उसे कोई गैस्ट्रोएंटेराइटिस या माइल्ड रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हुई थी, अब उसके लो लिम्स काम नहीं कर रहे और आहिस्ते आहिस्ते ट्रंक की तरफ आ रहा है, उसको सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, प्लस आपको उसके डीमटेंडिन रिफ्लेक्सेस भी नहीं मिलते, एंड यू गो फॉर एन LP और LP पे आपको पता लगता है प्रोटीन इज एलिवेटेड, नॉट दैट मच एलिवेटेड बट डबल द अमाउंट हुई हुई है, तब मोस्ट कॉमन आपका डायग्नोसिस GBS की तरफ जाना चाहिए। ओके, व्हाट इज़ द मैनेजमेंट? जनरल सपोर्टिव मैनेजमेंट, बेड रेस्ट करवाएं, उसको न्यूट्रिशन दें, प्रोटेक्ट द एयरवे, मेडिकल नर्सिंग, ट्यूब फीडिंग, केयर ऑफ द बाउल एंड ब्लैडर, न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन, वाइटल्स को मॉनिटर करें। इंट्यूबेशन, अगर उसका रेस्पिरेटरी मसल्स का बहुत बड़ा मसला हो गया तो इंट्यूबेट कर दें। बल्बर इनकम्पिटेंस दैट लीड्स टू एस्पिरेशन, और रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी फंक्शन, वाइटल कैपेसिटी, ABGs। अगर जो है हमारे पास वाइटल कैपेसिटी फॉल्स टू लो देन 1 लीटर तो फिर वेंटिलेशन भी रिक्वायर हो सकती है, लेकिन इसका जो आर्टिफिशियल वेंटिलेशन जैसे यहाँ लिखा हुआ है। लेकिन एक चीज़ जो है इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट कीप इन माइंड कि इसका स्टीरॉइड्स, IV इम्यूनोग्लोबिन और प्लाज्मा एक्सचेंज, ये थे बेसिक थेरेपी है। 14 दिन फॉर 14 डेज हमने प्लाज्मा एक्सचेंज और IV इम्यूनोग्लोबिन देने, इट्स रिकमेंडेड फॉर सीरियसली अफेक्टेड पेशेंट। और स्टीरॉइड तो हमने देने प्रेडनिसोलोन 2 मिलीग्राम पर किलोग्राम पर डे, या जनरल स्टीरॉइड होते हैं 1 मिलीग्राम पर किलोग्राम पर डे, वो देने होते हैं 1 मिलीग्राम पर किलोग्राम पर डे। तो फॉर 2 वीक्स दे दें, 2 वीक मतलब 14 डेज। तो ये बेसिक 3 चीज़ें हैं। और हाउ इज़ इट्स प्रोग्नोसिस? अगर तो बल्बर फंक्शन है, हाउ इज़ इट प्रोग्नोसिस? अगर तो पहले ट्रीट हो जाता है तो गुड प्रोग्नोसिस होगी, एज एवरी अदर डिजीज प्रोग्नोसिस इज द सेम। स्पॉन्टेनियस रिकवरी बिगिंस विद इन 2 to 3 weeks। Most patients regain full muscular strength, some patients are left with residual weakness। Bulbar function they recover first, lower extremity weakness resolve last। Tendon reflexes are usually the last function to recover, and the death most commonly occur from the autonomic dysfunction, autonomic disturbance। Second most common cause is the respiratory failure, ठीक। एंड मेजर क्लिनिकल फीचर्स प्रिडिक्टिव ऑफ पुअर आउटकम, अगर क्रेनियल नर्व्स इन्वॉल्व हो जाए, इंट्यूबेट करना पड़ जाए, मैक्सिमल डिसेबिलिटी एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन, तो तब पुअर प्रोग्नोसिस हो सकता है। बट चिल्ड्रन दे हैव अ बेटर प्रोग्नोसिस देन अडल्ट्स। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। जज़ाकल्लाह खैर।